जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर 9 और इस चैप्टर में आपको हमने काइंड्स ऑफ डैमेजेस सीखे थे हमने, जिसमें ये हमने सीखा कि जो बड़ी टाइप्स है डैमेजेस की वो दो हैं। एक है ऑर्डिनरी डैमेजेस और दूसरे हैं स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस वो हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच की वजह से होते हैं, यानी जो इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई उस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा नुकसान हुआ वो हमारी ऑर्डिनरी डैमेजेस है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर कोई दूसरा ब्रीच हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, हमें कोई दूसरा नुकसान हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई दूसरा नुकसान हुआ, उसे क्या कहते हैं हम? स्पेशल डैमेजेस। रूल क्या है क्लेम करने का कि जो ऑर्डिनरी डैमेजेस इन एनी केस क्लेम होंगे और स्पेशल डैमेजेस कम्युनिकेट किए हुए फिर क्लेम होंगे, वरना क्लेम नहीं होंगे। ये कंसेप्ट क्लियर है। आज और कल के आने वाले दिन के लेक्चर में हमने इसकी बहुत सी केस स्टडीज को डिस्कस करना है, लेकिन ये केस स्टडी सारी जिन कंसेप्ट के गिर्द घूमती है वो कंसेप्ट आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी ये टेबल दिया गया है। केस स्टडी सॉल्व करने के लिए ये बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, केस स्टडी में आपके बहुत काम आएगी। सिखा क्या रहा है? हाउ टू कैलकुलेट डैमेजेस ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाउ टू कैलकुलेट डैमेजेस ऑन, जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो, डैमेजेस कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। सबसे पहले कहता है डिपेंड करता है ये गुड्स या सर्विसेज का केस है या कि मनी नॉट डिलीवर्ड का केस है। गुड या सर्विसेज का केस है, क्योंकि आपको पता है दोनों की नेचर डिफरेंट है। हमने ये टेंडर ऑफ गुड्स वाले, टेंडर वाले चैप्टर में भी स्टडी किया था कि टेंडर ऑफ गुड एंड सर्विसेज का कंसेप्ट और डिफरेंट वे में अप्लाई होता है और टेंडर ऑफ मनी का कंसेप्ट डिफरेंट वे में अप्लाई होता है। टेंडर ऑफ गुड एंड सर्विस में क्या होता है? अगर टाइम पे डिलीवरी ना की जाए, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी प्लस एग्रीड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस। और लेकिन टेंडर ऑफ मनी के केस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी बट एग्रीड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस। ये याद है आपको? हमने ये स्टडी किया था और यही स्टडी किया था टेंडर वाले टॉपिक में। तो उसी तरीके से अब आप डैमेजेस कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये भी डिपेंड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का केस है तो और चीज है, मनी का केस है, मनी नॉट डिलीवर्ड और केस। पैसे टाइम पे डिलीवर नहीं किए, बहुत ही आसान, सबसे आसान। पैसे टाइम पे डिले हुआ तो क्या करो? रीजनेबल इंटरेस्ट पे कर दो। रीजनेबल, अब ये कोर्ट की मर्जी है क्या रीजनेबल होगा। नॉर्मली 6% को ऑफिशियली रीजनेबल इंटरेस्ट समझा जाता है, लेकिन कोर्ट डिसाइड करेगी। आप केस स्टडी में लिखेंगे रीजनेबल इंटरेस्ट, 6% मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 6% मेंशन नहीं, तो रीजनेबल इंटरेस्ट। अहम कहानी है, गुड या सर्विसेज नॉट डिलीवर्ड तो क्या होगा? गुड्स और सर्विसेज दोनों का रूल लगेगा। सबसे पहले एग्रीड पार्टी ने अदर ऑप्शंस को अवेल करना है लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। आपको पता है ना लॉ ये कहता होता है, ये ब्रीच हो भी जाए ना तो एग्रीड पार्टी ने कोशिश करनी है नुकसान को मिनिमाइज, क्योंकि असल मकसद हमारा ब्रीच के ऊपर उस पार्टी को जिसने ब्रीच की है पेनलाइज करना नहीं है, बल्कि एग्रीड पार्टी को कंपनसेट कर। तो एग्रीड पार्टी को पहले नंबर पे तो खुद चाहिए कि अब नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करें, ठीक है। ये नहीं एक फ्लोर फाल्टी पार्टी ने तोड़ा है तो पूरा घर ही तोड़ दे, तबाह कर दे कि भाई कंपनसेशन इसे सारे घर की ले लेंगे, ऐसे नहीं है। सबसे पहले कोशिश करनी है मिनिमाइज कर। अच्छा, जितना हो सका कर दे। अब क्या रूल है आगे? कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा। ये कर लिया, मिनिमाइज जितना हो सकता था कर लिया। अब क्या होगा? अब ऑर्डिनरी डैमेजेस पे होंगे और स्पेशल डैमेजेस पे होंगे, ठीक है। दो डैमेज नॉर्मली या तो ऑर्डिनरी डैमेजेस अलाउ होते हैं या स्पेशल, लेकिन दोनों भी अलाउ हो सकते हैं। अगर केस में उसने दोनों डिस्कस कर दिए, दोनों भी हो सकते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस का रूल क्या है? चाहे कम्युनिकेट किए हैं या नहीं किए, दोनों सूरतों में क्लेम होगा। स्पेशल डैमेजेस का रूल क्या है कि अगर कम्युनिकेट किए हैं एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक क्वेश्चन में उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट के बाद कम्युनिकेट किया, हमने कहा कोई नहीं मिलने। एट कम्युनिकेट करना था और कब कम्युनिकेट करना है? आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेजेस के रूल क्या होगा? कैलकुलेशन का। ये तो है ना कि क्लेम कब कर सकते हैं, ये इन एनी केस क्लेम कर सकते हैं, ये सिर्फ उसी वक्त क्लेम कर सकते हैं जब कम्युनिकेट करना है। क्लेम करना कितना है, अमाउंट कितनी होगी, ये अमाउंट। अब अगला रूल अमाउंट का आने वाला, कहता है अगर गुड्स डिलीवर नहीं ना हुई तो गुड्स के केस में, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा हम ज्यादातर सेल परचेज के एग्रीमेंट कर, जो मार्केट प्राइस है और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका डिफरेंस होगा डैमेजेस। इन भाईजान के साथ एग्रीमेंट हुआ, मीट सप्लाई करूंगा 400 पर केजी के हिसाब से, एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हुई 400 पर केजी।
बाद में प्राइस बढ़ के 450 होगी, मैंने कहा मैं पागल हूं 450 का खरीद के इसको 400 का बेचूं, मैंने कहा मैंने नहीं डिलीवरी देनी। अब बताइए, अब मैं इनको डैमेजेस, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ब्रीच किया, डैमेजेस कितने पे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस। मार्केट प्राइस क्या है 450, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है 450 रुपीज पर केजी के लिहाज से डैमेजेस पे होंगे। ये है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क। मार्केट प्राइस पहले ले आए या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, करके देखा कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि मैंने पैसे लेने हैं कि देने हैं। वो तो आपको केस से वैसे ही पता चल जाएगा, जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है फॉल्टी पार्टी ने पैसे अदा करने हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये डिफरेंस। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप पहले कर लें मार्केट प्राइस, कोई मसला नहीं, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। असल कंसेप्ट क्या है, चाहे इसको यूं कह लें डैमेजेस है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस, वो भी ठीक है, या यूं कह लें डैमेजेस है मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है डिफरेंस। ये चीज हमें लगता है डिफरेंस किस चीज का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का। अगर मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है तो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस, ठीक है। और अगर मार्केट प्राइस गिवन नहीं है, आप एज्यूम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही मार्केट प्राइस है। अगर कैलकुलेशन करने को कहे डैमेजेस कैलकुलेट करके दो और मार्केट प्राइस ना बताए, क्या एज्यूम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही मार्केट प्राइस है। सर्विसेज का केस है, अगर सर्विसेज तो मार्केट में नहीं ना बिकते, यानी ये कि इनकी मार्केट प्राइस, अब किसी सिंगर से कहें कि आगे सिंगिंग करो, सिंगिंग करने ना आए, हम के डैमेजेस पे करो, मार्केट प्राइस का और इसका फर्क, उस सर्विसेज के मार्केट प्राइस नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। उसमें हम रीजनेबल डैमेजेस क्लेम करते हैं। यानी उस सूरत में जो थिएटर का मालिक होगा वो देखेगा अगर सिंगर आता, हमारी कितनी टिकट्स बिकती, उन पे कितना मुनाफा होता, वो एक रीजनेबल अमाउंट है। तो सर्विसेज के केस में रीजनेबल लॉस जो हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, वो क्लेम किया जाएगा, वो इसका मतलब है इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रैक्टिकली मुश्किल है, सर्विसेज की। गुड्स की आसान है। क्लियर हो गया? मार्केट प्राइस ही कम होगी तो मतलब फिर हम डैमेजेस नहीं पे करेंगे। हाँ फिर नहीं करेंगे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी नो लॉस नो डैमेजेस। आप ना मुझे कैलकुलेशन ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे कंसेप्ट ज्यादा पसंद है। तो आपने कहा मार्केट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो बिल्कुल ठीक है, इसको हम यूं याद कर लेते हैं कि अगर लॉस हुआ तो डैमेजेस पे होंगे, लॉस नहीं हुआ तो डैमेजेस पे होंगे ही नहीं। और दूसरा क्वेश्चन कि कौन पे करेगा, एग्रीव्ड पार्टी को पे किए जाएंगे, फॉल्टी पार्टी पे करेगी। आप इसको ना मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं कि सर पहले ये आ जाए बाद में ये, अगर ये पॉजिटिव की फिगर आएगी तो ये इस तरीके से डीलिंग होगी, नेगेटिव इस तरीके से ना, नहीं ये थोड़ा ठीक है होगा, आपका अकाउंटिंग के एक्सपर्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिंपल कंसेप्ट क्या, कैलकुलेशन कैसे होगी, आपको क्वेश्चन में खुद पता चल जाएगा मार्केट प्राइस ऊपर गई है नीचे गई है, ये मुनाफा हो रहा है कि लॉस हो रहा है एग्रीड पार्टी को, वो खुद पता चल जाएगा। स्पेशल किसी एक, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ना, हम कोई 100 के करीब करेंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे, या 50 जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन में भी, हाँ आप सारे दिन ना क्वेश्चन किया करते हैं, आपसे 100 कहें तो आप 50 करके आते हैं। एक क्वेश्चन में भी अगर आपने जो कंसेप्ट सोचा हुआ है वो फिट ना बैठे तो आप मुझे रोके कह दीजिएगा सर इस पर, ठीक है। इंशाल्लाह सारे केस स्टडी सॉल्व हो जाएंगे। स्पेशल डैमेजेस, ये जरा गौर से सुनिएगा। स्पेशल डैमेजेस क्लेम कब कर सकते हैं, अगर कम्युनिकेट किया होगा, कम्युनिकेट नहीं किया तो क्लेम नहीं कर सकते। अमाउंट कितनी क्लेम करनी है ये सुन लें। अगर तो आपने एग्रीमेंट किया किसी के साथ और उस एग्रीमेंट की बेस पे किसी और पार्टी के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया, और पहले एग्रीमेंट की बेस पे दूसरा एग्रीमेंट हो गया कैंसल, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, कम्युनिकेट किया कि नहीं किया। अगर कम्युनिकेट किया हुआ तो फिर सुन लें, लॉस ऑफ प्रॉफिट आप क्लेम कर सकते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे जितना प्रॉफिट आपको होना था आप उसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है लॉ में एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हम प्रॉफिट ग्रू कर लेते हैं। प्लस अगर आपने कोई दूसरी पार्टी को कंपनसेशन पे की है, भाई दूसरी पार्टी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, वो भी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दूसरी पार्टी भी तो डैमेजेस मांग सकती है। तो अगर कोई कंपनसेशन पे की गई है तो वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं।
ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने अपना वादा पूरा नहीं किया जिसकी वजह से बी और सी का वादा भी पूरा नहीं हो सका, सी ने बी के खिलाफ केस किया। अब बी को उसका प्रॉफिट क्या मिलना था, उसको तो बदले में लेने के देने पड़ गए, बी को लेने के देने पड़ गए। तो बी ने जो सी से लेना था वो भी डैमेजेस में डालेगा और जो बी ने सी को दिया वो भी डैमेजेस में डालेगा। यानी प्रॉफिट जो सैक्रिफाइस हुआ वो भी डैमेजेस का हिस्सा है और जो कंपनसेशन पे की वो भी डैमेजेस का हिस्सा है। ये बात समझ आई? अगर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए तो ये रोल, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ लेकिन हमारे बिजनेस ऑपरेशन रुक गए, कोई ऐसी चीज थी, फैक्ट्री का पुर्जा था, ऐसा मशीनरी का पुर्जा, उसके बगैर मशीनरी चल ही नहीं सकती, बंद हो गई, 3 दिन बंद रही। अब बताइए अब क्या क्लेम करेंगे? 3 दिनों में मशीनरी जितनी, ये इंश्योरेंस में भी असूल लगाया जाता है इंश्योरेंस क्लेम में, 3 दिनों में जितनी मशीनरी चलती है और प्रॉफिट होता वो क्लेम का हिस्सा होगा। और प्रैक्टिकल पता कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पिछले साल का प्रॉफिट लिया जाता है, उसे 365 से डिवाइड किया जाता है और फिर जितने दिन डिले हो उसे मल्टीप्लाई करके कहा जाता है ये प्रॉफिट है जो हमें इस साल नहीं हुआ, दीजिए क्लेम। ठीक है, यानी अगर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये बताया हुआ है कि हमने बी ने ए को ये बताया हुआ है और भाईजान मैंने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट का जो नुकसान होगा वो ये भरेगा। लेकिन अगर ये नहीं बताया कि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कोई सिंगल, बल्कि ये बताया हुआ है कि भाई अगर आपने नाना पैसे दिया हमारा पूरा बिजनेस ही रुक जाएगा, तो फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक नुकसान नहीं पूरा करना है इन्हें, फिर क्या करना है, उस बिजनेस का जितने दिन का रुका बिजनेस उतने दिनों का प्रॉफिट अदा करना। ये बात समझ आ रही है आपको? ये मैक्सिमम अपनी तरफ से मैंने मैक्सिमम सिचुएशन की समरी बना के आपके सामने रख दिया। कुछ समझ आई आपको? एक कंसेप्ट है आखिरी, समटाइम्स पार्टी फिक्स, चलिए ये इसको भी रहने दें, कल भी इसको मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं ये कंसेप्ट, ये ज्यादा अहम ये है, मैं चाह रहा हूं इसकी प्रैक्टिस कर लें। वो छोटा सा कंसेप्ट है, वो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे, तो उसको अभी फिर कल पे छोड़ देते हैं, फिर आज भी कल पे छोड़ देते हैं, कल करेंगे इसको, क्योंकि आज की जो केस स्टडीज है, चलिए बता देता हूँ, निपटा देते हैं इसको। सम टाइम मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जरा गौर से सुनेगा भाईजान, ये आपने ना कल मुझे एसी सप्लाई करना है, एक एसी सप्लाई करना है 1 लाख रुपए के रेट पे। उन्होंने कहा ठीक है, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया अगर आपने एसी कल सप्लाई नहीं किया जुर्माने के तौर पे आप 1 करोड़ रुपया अदा करेंगे। नहीं क्या मतलब, आपकी हंसी क्यों निकल? 1 लाख। हाँ नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट किसका? हमारा तो मर्जी हमारी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमारी मर्जी भाई, ठीक है ना कि नहीं? ठीक है 1 करोड़ दे दो, कह रही भाई ठीक नहीं है। कोड ये कहता है, अच्छा अगर आपने कोई अमाउंट स्पेसिफाई कर दी हो ना कॉन्ट्रैक्ट में, उसको कहते हैं पेनल्टी। कोड ये कहता है पेनल्टी रीजनेबल हुई ना तो उसको हम अलाउ करेंगे, वरना अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर पेनल्टी क्या है, अगर पार्टीज कोई अमाउंट फिक्स कर दे कि ये अमाउंट पे की जाएगी, कब? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना दिया, वरना बाकियों में देखे अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनती। बाकियों में तो सिर्फ ये कहा जाता है मेरा दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुमने ये ना काम किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। इसमें हम अमाउंट को कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देते हैं, इनमें हम अमाउंट को ही कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना देते हैं। तो ब्रीच पे क्या ये अमाउंट पे की जाएगी? लॉ कहता है नहीं, जो रीजनेबल आपने नॉर्मल कैलकुलेशन रखनी है ना वही पे की जाएगी, ये हायर अमाउंट पे नहीं की जाएगी, हायर अमाउंट पे नहीं की जाएगी। क्लियर हुआ? तो अगर 1 करोड़ मैंने एग्री कर लिया, ये कल मुझे एसी सप्लाई नहीं कर पाते तो इन्होंने मुझे कितने डैमेजेस देने? 1 करोड़ नहीं देना। ठीक है, अगली एग्जांपल सुने, इसका तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जो पहले रुख से डिफरेंट है। मैंने कहा कल आपने एसी सप्लाई करना है, अगर एसी सप्लाई नहीं किया तो 10,000 जुर्माना अदा करेंगे आप। इन्होंने अगले दिन एसी सप्लाई नहीं किया और मुझे 25,000 का नुकसान हो गया। 10,000 डैमेजेस, लॉ कहता है विच एवरेज लो। यानी इसका मतलब ये हुआ इन शॉर्ट, फिक्स अमाउंट पेनल्टी की कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देना हमेशा नुकसान का बायस है, क्योंकि अगर डैमेजेस उससे कम हुए तो आपको कम अमाउंट मिलनी है, और अगर ज्यादा हुए तो फिर भी कम वाली अमाउंट मिलनी है। तो बेहतर यही है कि डैमेजेस को मेंशन ना किया जाए, रीजनेबल ही रहने दें।
ताकि जो जितने असल में ये जो आप अमाउंट मेंशन करते हैं ना, ये अपर लिमिट के तौर पे काम करती है। रूल ये नहीं है कि अगर पेनल्टी की अमाउंट आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दी तो जितनी अमाउंट मेंशन कर दी उतने आपको पैसे मिल जाएंगे। रूल ये है पेनल्टी की अमाउंट अगर मेंशन कर दी तो आपको रीजनेबल डैमेजेस अलाउ होंगे, लेकिन इस लिमिट तक, इससे ज्यादा नहीं। अगर रीजनेबल डैमेजेस इससे ज्यादा बनते हैं तो लिमिट स्पेसिफाइड की थी उस अमाउंट तक अलाउ होंगे, और अगर कम बनते हैं तो कम वाले, या यूं कह लीजिए आसान तरीन असूल, स्पेसिफाइड अमाउंट और रीजनेबल डैमेजेस विच एवर इज लोअर। क्लियर? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट स्पेसिफाई कर, इसमें सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर है? अमाउंट के अमाउंट स्पेसिफाई कर दे, पहले से ही कैलकुलेशन कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पहले से बता देगा तुमने ब्रीच की तो मुझे इतना नुकसान होगा? वो तो ब्रीच होगी तब पता चलेगा। क्लियर? ये आखिरी कंसेप्ट था पेनल्टी वाला, छोटा सा कंसेप्ट। अब एक दफा इसको रीड कर लें, आपके पास 3 मिनट है। ये पेज कौन सा है? पेज 135, इसके ऊपर बॉक्स बना हुआ है, इसको अच्छे से रीड कर लें। अगर आपको समझ आ गई तो फिर आप केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। 3 मिनट का टाइम है आपके पास, पॉज कीजिएगा। जी, रीडिंग आपने कर ली होगी कि क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। अगर मार्केट प्राइस गिवन है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ही मार्केट प्राइस अज्यूम कर लेना। आप बताएंगे कि ऑर्डिनरी डैमेजेस इस सूरत में अलाउ किए जाएंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क है। फिर आप लिखेंगे चूंकि मार्केट प्राइस गिवन नहीं, अज्यूम किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ही मार्केट प्राइस है, उसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक लाइन लिखी हुई है, कंपनसेशन वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड का मतलब होता है मेंशन्ड, यानी कोई स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाना। ए स्टिपुलेशन ए स्टेटमेंट फॉर इंक्रीज इन इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट इज ए पेनल्टी। मतलब क्या? फर्ज कीजिए अगर ए ने बी से लोन लिया 10% के लिहाज से, ड्यू डेट पे वापस नहीं किया, उसे कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए? अब बी को एक, क्योंकि ड्यू डेट पे वापस नहीं, कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए? 10% ही ना, 10%। ये भाईजान ने मेरे से उधार लिया कर्जे हसना, कहा 1 महीने के बाद पे कर दूंगा, 1 महीने बाद ये पे नहीं कर सके, लॉ के मुताबिक डिले हुआ पेमेंट में, अब ये मुझे क्या पे करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रीजनेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रीजनेबल। ये बात समझ में आती है आपको? और अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि आप 1 महीने बाद मुझे 1 लाख रुपया अदा करेंगे, अगर ड्यू डेट पे 1 लाख रुपया नहीं ना अदा किया तो फिर आपको 2 लाख रुपया अदा करना पड़ेगा। ये पेनल्टी है। लॉ कहता है ये अलाउ नहीं करेंगे हम सिर्फ लेट पेमेंट की ओरिजिनल प्लस जितना इंटरेस्ट रीजनेबल है वो अलाउ करेंगे। इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये कह दिया हो कि 1 महीने के लिए लोन दे रहा हूं 10% पर एनम के लिहाज से, लेकिन अगर डिफॉल्ट किया ना तो जो इंटरेस्ट का रेट है वो 50% हो जाएगा। 50% हो जाएगा, फिर 10% नहीं होगा। फिर अगर डिफॉल्ट किया तो बाज़ औक़ात ना प्रेशराइज करने के लिए जो बंदा लोन लेता है ना उसके साथ इस तरह की टर्म्स एग्री कर ली। लॉ कहता है ये इस तरह की टर्म्स, इसको पेनल्टी हम अज्यूम करेंगे और ये अलाउ नहीं करें, इनकी जगह पे रीजनेबल इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? ये एक लाइन रह गई थी, मैंने डिस्कस कर, प्रिंसिपल प्लस रीजनेबल इंटरेस्ट होगा इस सूरत में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, केस स्टडीज की तरफ। पहले अच्छा, ये केस स्टडी सारी एक केस स्टडी में कोई ना कोई कंसेप्ट है, आपने कंसेप्ट को समझना है। जमील, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट, जमील एम्प्लॉयड कोएर्शन ऑन तलत टू सेल हिज गुड्स टू तलत अबव मार्केट प्राइस। जमील ने तलत पे कोएर्शन एक्सरसाइज की ताकि वो तलत को चीजें बेचे। जमील आल्सो डिलीवर द गुड्स एंड पेमेंट इज ड्यू ऑन तलत। जमील ने कोएर्शन एक्सरसाइज करने के बाद चीजें भी डिलीवर कर दी और पेमेंट ड्यू है। लेटर तलत प्रूव्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ दैट कोएर्शन वाज एम्प्लॉयड एंड रिसेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। क्या तलत कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर सकता है? यस। इज तलत बाउंड टू रिटर्न द गुड्स टू जमील? बिल्कुल। जब कभी कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड होता है तो बेनिफिट्स रीस्टोर करने होते हैं, याद है? जिसे हमने क्या नाम दिया था? रेस्टिट्यूशन का। तो चाहे कोएर्शन एक्सरसाइज की गई है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो जो लिया दिया होगा बेनिफिट्स उनको रिस्टोर करना पड़ेगा। क्लियर हुई ये बात? आगे चलते हैं। बी, आजम पेज बासत रुपीज 100,000 इन कंसिडरेशन ऑफ बासत प्रॉमिसिंग टू मैरी चंदा, आजम्स डॉटर। Chanda is dead at time of promise. Comment on legal status of this agreement. Agreement void है? अच्छा बताइए, ये तो लीगल स्टेटस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। नई चीज क्या जिसकी वजह से इसे चैप्टर में इंक्लूड किया गया? क्या ये जो आजम ने बासत को 1 लाख दिया है ये वापस आएगा? रीस्टोर। जब कॉन्ट्रैक्ट रेसिंड हो जाए, वॉइड हो जाए, बेनिफिट्स अगर कोई लिए दिए हो, याद रखें ये वो पैसे होते हैं जो एडवांस में लिए दिए होते हैं। सी, अदील कॉन्ट्रैक्ट्स विद बाबर टू डिलीवर हिम 250 किलोग्राम of rice before the 1st of May.
1 मई से पहले पहले 250 किलोग्राम राइस डिलीवर करेगा। अदील डिलीवर्स 130 kg ओनली। वैलिड टेंडर है कि नहीं? 130 kg सिर्फ वैलिड टेंडर है कि नहीं? 250 का एग्रीमेंट हुआ था, 130 किलोग्राम डिलीवर किया, वैलिड है कि नहीं? वैलिड टेंडर नहीं है। लेकिन क्या हुआ? बिफोर दैट डे एंड नन आफ्टर, बाबर रिटेन्स द 130 kg, लेकिन बाबर ने 130 किलो रख लिया अपने पास। इसका मतलब है उसने टेंडर एक्सेप्ट, वैलिड टेंडर नहीं थी, एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट, इज बाबर लायबल टू पे एनी अमाउंट टू अदील? बाबर लायबल है 130, यानी जो उसने, अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं हुआ, आधा परफॉर्म हुआ। जो कॉन्ट्रैक्ट आधा परफॉर्म होता है आधा नहीं होता, उस पर कौन सा रूल लगता है? क्वांटम मेरूट। क्वांटम मेरूट का रूल क्या कहता है कि जिस पार्टी ने पार्शली परफॉर्म किया है उसको पार्शली पैसे मिलने चाहिए। तो यहां पे पार्शली पैसे मिलने चाहिए। कितने? 130 kg के। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट भी है। क्या? बाबर 130 kg के लिहाज से पैसे तो अदा करेगा, लेकिन बाबर अदील से कुछ पैसे क्लेम भी कर सकता है, डैमेजेस, क्योंकि बहरहाल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्लियर, समझ में आती है बात? हाँ, डैमेजेस, जब डैमेजेस हमने कह दिया क्लेम कर सकता है, तो अमाउंट क्या होगी डैमेजेस की? जो मार्केट प्राइस का और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क होगा। हाँ बिल्कुल, ना मार्केट प्राइस दिया ना तो वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन लाइन लिख देंगे कि डैमेजेस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट डी, आलिया ए सिंगर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बिस्मा द मैनेजर ऑफ ए थिएटर टू सिंग एट हर थिएटर फॉर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months एंड बिस्मा engages टू पे हर ₹10,000 फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। ये इनका एग्रीमेंट हो गया। On the 6th night, आलिया willfully absents herself। willfully का मतलब क्या है? जानबूझ के। तो इसका मतलब है गुड या सर्विसेज अगर डिलीवर ना की जाए ड्यू डेट पे तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। तो इसका मतलब है आलिया ने जानबूझ के छुट्टी की, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बिस्मा एंड बिस्मा इन कॉन्सिक्वेंसेज रिसेंट्स द कॉन्ट्रैक्ट। बिस्मा ने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। कैन आलिया रिकवर एनी प्राइस फ्रॉम बिस्मा? हाँ, क्वांटम मेरूट की बेस पे जितनी परफॉर्मेंस हो चुकी है, यानी 10,000 into 5 50,000 क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बिस्मा क्या क्लेम कर सकती है? डैमेजेस। और कौन सा रूल लगेगा? सर्विसेज का, रीजनेबल लॉस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि इन सर्विसेज की मार्केट प्राइस तो कोई नहीं है। E. Atif contracts to sing for Bilal at a concert for ₹1 million, which are paid in advance. Atif is too ill to sing. Can Bilal claim any compensation from Atif? क्या क्लेम कर सकता है बिलाल? 1 million जो पे किया है, यानी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, जिसे रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं। डैमेजेस भी तो कर सकता है। डैमेजेस क्यों नहीं कर सकता? हाँ, वो बीमार है, टू इल टू सिंग। अब ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें पार्टी का कसूर नहीं है। और सुपर विनिंग डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, शाबाश, उन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल भी बता दिए हमें। डॉक्ट्राइन, तो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जाता है, लेकिन डैमेजेस पे नहीं करते। डैमेजेस कोई नहीं होंगे, लेकिन एडवांस लिया तो वापस करना पड़ेगा ना। क्लियर है जी? आगे चलें। क्वेश्चन, नवीद प्रॉमिस टू डिलीवर फूड एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अदील फॉर 80% फॉर ₹85,000, यानी 80 लोगों का 85,000 में फूड अरेंज करना है। Just an hour before the event, Naveed informed that he would not be able to deliver the food. इवेंट से 1 घंटा पहले अदील ने कहा कि मैं फूड डिलीवर नहीं कर सकता। नवीद ने कहा, अदील अरेंज द फूड फ्रॉम another caterer which did cost him ₹93,000. What remedy is available to him? डैमेजेस क्लेम कर सकता है। कितने डैमेजेस? कैसे कैलकुलेट किया? मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क, 8,000। कैलकुलेशन क्लियर है? आगे चलते हैं। 3. आसिफ हायर्स बिलाल शिप टू गो टू कराची। आसिफ ने बिलाल की शिप हायर की कराची जाने के लिए। एंड देयर टेक ऑन बोर्ड ऑन द 1st of January a cargo which Asif is to provide and to bring it to Gwadar. The freight to be paid when earned. अजीबो गरीब सी इंग्लिश बोल दी उसने। आसिफ ने बिलाल की शिप हायर की कि कराची जाना है। किस लिए? एक कार्गो है जो कि आसिफ ने ग्वादर लेके जाना है। अच्छा, कराची से ग्वादर जाना है। ठीक है। कराची से फ्रेट टू बी पेड व्हेन अर्न्ड, यानी किराया तब अदा किया जाएगा जब ग्वादर पहुंचेगा। ठीक है, कराची, मैं समझा, चले कहीं से कहीं जाना हो,
कहीं ना कहीं से तो कहीं जाना है ना, और किराया जब उधर पहुंचेंगे फिर अदा होगा। भाई देखते हैं वो पहुंचता भी है कहीं के नहीं। बिलाल शिप डज नॉट गो टू कराची बट आसिफ हैज अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोक्योरिंग सूटेबल कन्वेंस आर द कार्गो पॉइंट। हाँ, कराची से ग्वादर जाना है और बिलाल की शिप कराची तक नहीं पहुंची ताकि सफर शुरू करे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, आसिफ हैज अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोक्योरिंग सूटेबल कन्वेंस आर द कार्गो पॉइंट टर्म्स एज एडवांटेजेस एज दोज ऑन व्हिच ही हैड चार्टर्ड द शिप। वहां पे दूसरी शिप अवेलेबल थी जो उसी रेंट में ग्वादर जाने के लिए तैयार थी। आसिफ अवेल्स हिमसेल्फ ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज, आसिफ ने उनमें से कोई अपॉर्चुनिटी अवेल की। तो यहां तक अगर क्वेश्चन खत्म हो जाए, कोई नो डैमेज, नो डैमेज। आगे क्या कह रहा है, बट इज पुट टू द ट्रबल एंड एक्सपेंस इन डूइंग सो इज एनी रेमेडी अवेलेबल टू आसिफ। लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे हो सकता है उसने एक पोर्ट तक, एक जगह तक सामान लेके रखा, इंतजार करता रहा, शिप नहीं आई, तो वहां से हटा के दूसरी शिप तक पहुंचाने में उसका कुछ ना कुछ खर्चा लगा। शिप ने रेंट उतना ही लिया जितना पहले तय हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रबल एक्सपेंसेस हुए। तो अब क्या है, डैमेजेस हो सकते हैं जो ट्रबल एक्सपेंसेस पे किए गए एडिशनल जो है इस ब्रीच की वजह से। और ये ऑर्डिनरी डैमेजेस होंगे कि स्पेशल? ये ऑर्डिनरी, उसी ब्रीच की वजह से ना। Question 4. Azam contracts to buy of Babar at a rupees 150 per kg 500 किलोग्राम of rice. No time being fixed for delivery. आजम ने बाबर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 500 किलो राइस खरीदेगा 150 के लिहाज से। डिलीवरी के लिए टाइम कोई नहीं फिक्स हुआ। आजम आफ्टरवर्ड्स इन्फॉर्म्स बाबर दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट द राइस इफ टेंडर टू हिम। बाद में आजम ने कहा भाई मैं 150 के हिसाब से एग्रीमेंट किया था, मैं नहीं खरीदूंगा। द मार्केट प्राइस बीइंग ड्रॉप टू रुपीज 130 पर केजी ऑन दिस डे, क्योंकि उस दिन मार्केट प्राइस कम हो गई, कितनी हो गई? 130। आजम ने कहा कि मैं 150 का बाबर से बाय करूंगा, उससे बेहतर है मार्केट से 130 का बाय कर लो। इज एनी रेमेडी अवेलेबल टू बाबर? बाबर का क्या रेमेडी अवेलेबल है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का कैलकुलेशन कर रहे हैं अपनी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस, डिफरेंस कितना आता है? 20। और कितने डैमेजेस बनते हैं? 500, 10,000। किसने किसको पे करना है? आजम ने बाबर को पे करना। क्लियर है जी डैमेजेस की? कौन से डैमेजेस हैं ये? ऑर्डिनरी के स्पेशल? ऑर्डिनरी डैमेजेस। क्वेश्चन 5. आलिया कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय बिस्मार्क शिप फॉर ₹6 billion बट ब्रेक्स हर प्रॉमिस। द प्राइस व्हिच बिस्मार्क कुड हैव ऑब्टेन्ड एट टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस वाज 5.8 billion. इज एन रेमेडी अवेलेबल टू बिस्मार्क? जितना एग्रीमेंट किया थोड़ा, तो जो मार्केट प्राइस। अब देखिए इसमें फिर अगेन, अब मुझे नहीं पता प्राइस कम है क्या ज्यादा है, लेकिन मैं सिंपल रूल रखूंगा। क्या डिफरेंस कितना है? डैमेजेस 0.2 बिलियन है। किसने किसको पे करने हैं? आलिया ने बिस्मार्क को पे करने हैं। अमाउंट का भी डिसीजन हो रहा है, ठीक है, बड़ी छोटी अमाउंट से फर्क तो नहीं पड़ रहा, जो भी अमाउंट और डिफरेंस कैलकुलेट, क्योंकि नुकसान हो रहा है ना उसको, बिलियन का। ठीक, नहीं, अगर वो ये वाली, अगर बिस्मार्क 5.8 बिलियन पे नहीं भी बेचती तो भी उसको डैमेजेस इस हिसाब से ही मिलेगी। ये मार्केट प्राइस है, ये उसकी बाइंग प्राइस होना जरूरी नहीं है। हो सकता है बाद में उसका इरादा बदल जाए, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो उसको नुकसान हुआ, प्राइसेस डिफरेंट हुई, वो डैमेजेस उसको पे होंगे। क्वेश्चन 6. अरसलान द ओनर ऑफ ए बोट कॉन्ट्रैक्ट्स विद बुरहान टू टेक ए कार्गो ऑफ यार्न टू ग्वादर। हाँ, अब क्लियर हो गया, ग्वादर जा रहे हैं फॉर सेल एट ग्वादर, ग्वादर में सेल करने यार्न को। स्टार्टिंग ऑन ए स्पेसिफाइड है, सफर एक खास दिन स्टार्ट होगा, जैसे 10 अप्रैल को। द बोट ओइंग टू सम अवॉइडेबल कॉज डज नॉट स्टार्ट एट टाइम अपॉइंटेड। अवॉइडेबल कॉज, अनअवॉइडेबल होता तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की तरफ चला जाता। अवॉइडेबल कॉज की वजह से बोट ने अपना सफर स्टार्ट नहीं किया। वेयर बाय द अराइवल ऑफ कार्गो एट ग्वादर इज डिलेड बियॉन्ड द टाइम व्हेन इट वुड हैव अराइव्ड इफ द बोट हैड सेल्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसी वजह से बोट ग्वादर लेट पहुंची। इन 2-3 लाइनों का मतलब क्या है? बोट ग्वादर लेट पहुंची। आफ्टर दैट डेट एंड बिफोर द अराइवल ऑफ द कार्गो द प्राइस ऑफ यार्न फॉल्स। प्राइस कम हो गई उस दिन के बाद और अराइवल से पहले। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये ड्यू डेट के ऊपर हो जाते तो नुकसान ना होता। अब यार्न की प्राइस कम हो गई। इज एनी रेमेडी अवेलेबल टू बुरहान इफ द प्राइस व्हिच बुरहान कुड हैव ऑब्टेन्ड फॉर द कार्गो एट ग्वादर एट द टाइम व्हेन इट वुड हैव अराइव्ड इज ₹6 million एंड प्राइस व्हेन इट एक्चुअली अराइव्ड। क्योंकि अगर टाइम पे शिप पहुंच जाती तो उसे 6 मिलियन मिलते, डिले पहुंची है तो उसे 5 मिलियन मिले हैं। अवॉइडेबल था। अवॉइडेबल का मतलब, अवॉइडेबल लफ्ज़ क्यों लिखा? हमें बताने के लिए सुपरवीनिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्लेम कर सकते हैं। कितने पैसे? किसने किसको अदा करने हैं?
अरसलान बुरहान को अदा करने हैं। 7. Akmal contracts to repair Kamran's house in a certain manner and receives payment in advance. Akmal repairs the house but not according to contract. Is any remedy available to Kamran? अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट, ये वैसे क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था सिलेबस में, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो पहले कभी सिलेबस में होता था कि अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट बैडली परफॉर्म करे ना, तो फिर उसको सही करने के लिए जो खर्चा होगा वो हमने उससे लेना है। कंसेप्ट सिंपल है, लेकिन बहरहाल डिस्कस नहीं हुआ। समझ आ गया? अगर घर की कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग कोई अच्छे तरीके से नहीं करता तो हमने क्या करना है, वो बुरे तरीके से करके चला गया तो क्या करना है, हमने उसकी सही रिपेयरिंग करवानी है, जितना एडिशनल एक्सपेंस होगा वो फिर उस पार्टी से रिकवर करवाना है। तो कामरान के लिए कोई रेमेडी अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। 8. अजमल कॉन्ट्रैक्ट्स टू लेट हिज शिप टू सईद फॉर ए ईयर फ्रॉम द 1st of January फॉर ए सर्टेन प्राइस 28 मिलियन। रेंट पे, लेट का मतलब रेंट है ना, रेंट 28 मिलियन के रेंट पे दी। Freight rise and on the 1st of January the hire obtained for the ship is higher rupees 32 million. बाद में ड्यू डेट पे जो किराए थे बढ़ गए, अब वो 32 मिलियन पे पहुंच गया है। देन द कॉन्ट्रैक्ट अजमल ब्रेक्स हिज, अजमल कहता है ना ना अब तो 32 मिलियन का किराया, अब तो मैं 28 मिलियन पे आपको नहीं दूं। इज एनी रेमेडी अवेलेबल टू सईद? क्या रेमेडी अवेलेबल है? क्योंकि अब अगर सईद किसी और जगह से ले तो उसे 32 मिलियन पे करना पड़ेगा, तो जो उसको ऑलरेडी एग्रीड था कॉन्ट्रैक्ट, ये उसको कंपनसेशन के तौर पे पेमेंट होगी 4 मिलियन की। क्लियर? Adil contracts to supply Jazib with 1000 kg of iron at ₹20 per kg above the price at which Adil could procure the iron. इसको समझे, अदील ने एग्रीमेंट किया कि वो 1000 kg आयरन सप्लाई करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट किया जिस रेट पे वो खरीद सकता था ना उसमें 20 रुपए ऐड करके। इसका मतलब है 20 रुपए प्रॉफिट मार्जिन है अदील का। पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखें, ये समझ आती है। जाजिब wrongfully refuses to receive the iron. Is any remedy available to काशिफ? जाजिब ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं तो ये नहीं खरीदूं। काशिफ नहीं होगी, अदील। काशिफ का मतलब अदील, काशिफ को प्यार से अदील कहते हैं, यहां पे अदील लिखना। अदील ने जाजिब से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 80 रुपए की चीज खरीद कर उसे 100 रुपए में बेचेगा। ड्यू डेट में जाजिब ने कहा मैं नहीं चीज खरीदता। अब क्या डैमेजेस है, क्या नुकसान हुआ? नुकसान कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है 100 यानी 20 रुपए ज्यादा, और 100 है ना 20 रुपए ज्यादा। मार्केट प्राइस क्या है 20 रुपए कम यानी 80 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो अब जो डिफरेंस हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का, यही तो लॉस हुआ उसको जो उसे प्रॉफिट होना था। तो ये इसी कॉन्ट्रैक्ट में है, तो ये 20 रुपए के लिहाज से वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसको दोबारा पढ़े, इसको समझे, ठीक है कि कितना नुकसान। इसको दो तरीकों से समझा जा सकता है, एक ये कि जितना लॉस हुआ उस हिसाब से, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस, आंसर सेम आएगा। जितना नुकसान, कितना नुकसान हुआ, पहले तो ये बताएं ये असल में 20 रुपए इसका प्रॉफिट था, तो जो प्रॉफिट नहीं हुआ ये भी तो नुकसान होता है। तो 20 रुपए के हिसाब से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के असूल से भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 रुपए ज्यादा, मार्केट प्राइस है जो उसने खरीद के उसे डिलीवर करता है 20 रुपए से कम, तो 20 के लिहाज से डैमेजेस पे करने होंगे। 20 into 1000 20,000, यानी ये वो प्रॉफिट असल में जो अदील को होना था, लेकिन अब जाजिब के रिफ्यूज करने की वजह से नहीं हुआ। क्या ये किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस हैं? क्या ये किसी दूसरे के उसी कॉन्ट्रैक्ट के हैं? तो ये ऑर्डिनरी डैमेजेस है। हाँ, अगर अदील किसी और को बेच देता और उससे उतना ही प्रॉफिट मिल जाता तो फिर हम कहते अब अदील को नुकसान नहीं हुआ। नेक्स्ट, आबिद सेल्स सर्टेन मर्चेंडाइज टू साजिद वारंटिंग इट टू बी ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी। आबिद ने चीजें बेची, कहा एक क्वालिटी की चीजें हैं। साजिद इन रिलायंस अपॉन दिस वारंटी सेल्स टू हबीब विद ए सिमिलर वारंटी। उसने आगे हबीब को चीजें दे दी कि एक क्वालिटी की है। द गुड्स प्रूव टू बी नॉट अकॉर्डिंग टू द वारंटी एंड साजिद बिकम्स लायबल टू पे हबीब ए सम ऑफ मनी बाय वे ऑफ कंपनसेशन। इज एनी रेमेडी अवेलेबल टू साजिद? क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है साजिद का? क्या रेमेडी अवेलेबल है? जो उसने आगे पे किया है इस ब्रीच की वजह से वो क्लेम करवाएगा उससे। क्लियर? अच्छा, ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हुआ है, ठीक है, इसलिए ये स्पेशल डैमेजेस हैं।
यहाँ पे ये होना चाहिए कंप्लीट आंसर में, अगर कम्युनिकेट किया कि उसको आगे डिलीवर करना है फिर ये क्लेम किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है हमारा स्पेशल डैमेजेस का, एक कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे नुकसान हुआ। हाँ नहीं देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं यहां पे आपका सोल्यूशन दो हिस्सों में जाएगा। अगर तो साजिद ने कम्युनिकेट किया हुआ था हबीब को एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि ये मैंने आगे बेचना है हबीब को, फिर तो हबीब को जो पैसे दा के वो पे रिकवर होंगे, और अगर कम्युनिकेट नहीं किया हुआ था फिर नहीं होंगे। यानी इसको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आप दो हिस्सों में आंसर कर दें, इफ कम्युनिकेटेड या इफ नॉट कम्युनिकेट। आप आगे चल के देखेंगे कुछ केस स्टडीज में वो बता देता है क्लियरली कि ये कम्युनिकेट किया गया था टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ केसेस में क्लियरली बता देता है कम्युनिकेट नहीं किया गया था। लेकिन जिसमें साइलेंट रहता है उसमें फिर हम इफ करके बताते हैं, इफ कम्युनिकेटेड तो ये रिकवर किया जाएगा, इफ नॉट कम्युनिकेटेड तो इसे रिकवर नहीं किया जाएगा। आती है बात समझ में? ये हमारी पहली एग्जांपल थी। इसका मतलब है अब शायद स्पेशल डैमेजेस स्टार्ट हो गए हैं। अमजद कॉन्ट्रैक्ट्स टू टाइम है, अमजद कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिलीवर 5000। 12 नहीं बजे, अभी 5 मिनट हैं। अच्छा अभी तो स्पेशल डैमेजेस शुरू हुए थे। अच्छा एक केस स्टडी मैं चाह रहा हूं करने, ठहर ये केस स्टडी कर लेते हैं। एक नहीं ये तो लाजम, वरना आप घर जाके बाकी की असाइनमेंट नहीं कर सकेंगे। आपको पता है ना आज की असाइनमेंट क्या है? एग्जामिनर 21 से लेके एंड तक और एमसीक्यू ये आखिरी। अच्छा ये मैंने करवाना ही करवाना है, ये पक्की बात है। आप पहले आप शोर मचा लें, फारिग हो जाए, फिर मैं शुरू करवाता हूँ, या अभी करवा दूं शुरू। चलें, आजम ए बिल्डर। अच्छा ये आखिरी केस स्टडी आज की, इसको ध्यान से इसीलिए देखिएगा। आजम ए बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट्स टू इरेक्ट एंड फिनिश ए हाउस बाय द 1st of January in order that Babar may give possession of it to that time to Qasim, to whom Babar has contracted to let it। यानी आजम ने घर बना के बाबर को देना है और बाबर ने आगे किराए पे कासिम को दे देना है। ये कहानी समझ आ गई? आजम ने घर बना के मालिक बाबर को दे देना है, मालिक बाबर ने आगे कासिम को किराए पे दे देना है। आजम इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बाबर एंड कासिम। आजम इसको अंडरलाइन करे, एक कम्युनिकेट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल डैमेजेस कम्युनिकेट एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आजम को पता था कि कब 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ये आगे मैंने इसको देना है और 1 जनवरी को इसने किराए पे चढ़ा देना। आजम बिल्ड द हाउस सो बैडली दैट बिफोर द 1st of January इट फॉल्स डाउन। ऐसे तरीके से उसने बिल्ड किया, पहले गिर गया। एंड हैज टू बी रीबिल्ड बाय बाबर, और बाबर ने उसे दोबारा बनाया। अच्छा एक तो ऑर्डिनरी डैमेजेस है क्या रीबिल्डिंग के, लेकिन ये ऑर्डिनरी डैमेज है, ये रीबिल्डिंग की कॉस्ट। हु इन कॉन्सिक्वेंसेस लूजेस द रेंट, और फिर इसके बाद उसने रेंट भी लूज किया जो उससे 1 जनवरी से, क्योंकि 2-3 महीने तो लगे होंगे ना इसको, तो 2-3 महीनों का रेंट भी लूज किया। which he was to have received from Qasim and is obliged to make compensation to Qasim for the breach of his contract। सबसे पहले मुझे बताइए इस एग्रीमेंट में इस ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं कि स्पेशल डैमेज? दोनों। क्या ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम होंगे? और ऑर्डिनरी डैमेजेस कौन से वाले हैं? रीबिल्डिंग के। स्पेशल डैमेजेस क्लेम होंगे? स्पेशल डैमेजेस क्या हैं? स्पेशल डैमेजेस में 2 तरह के हैं। एक देखें, वो जो रेंट का एग्रीमेंट था कैंसिल हुआ ना, तो एक लॉस ऑफ प्रॉफिट है और दूसरा कंपनसेशन पेड। एक क्लेम होगा कि दोनों? लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या था? रेंट जो मिलना था, रेंटल इनकम जो अब नहीं मिलनी, और कंपनसेशन जो अदा की। ये क्लासिक केस स्टडी है ऑर्डिनरी और स्पेशल दोनों की कंबाइन। बहुत अच्छी केस स्टडी है। इसके बाद आपको पता चल गया एक ही कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डिनरी डैमेजेस भी हो सकते हैं, स्पेशल भी, और आपने कैसे सॉल्व करना क्लियर हो गया। हाँ अब आप इस काबिल हो गए हैं कि ये सारी असाइनमेंट कर सकते हैं, एमसीक्यूज भी कर सकते हैं। तो अब आपकी असाइनमेंट ड्यू है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा